आज के शो में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील क्या 9 साला दौरे हुकूमत का एहतसाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर महकमों में बदउनवानी की दास्ताने तहकीकाती इदारे कब हरकत में आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। वो सूबा जहाँ 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई तो उसके मजमूई कर्जे 97 अरब रुपए के थे। यानी क़याम पाकिस्तान से लेकर साल 2013 तक इस सूबे खैबर पख्तूनख्वा के कर्जे 97 अरब रुपए के थे। लेकिन वो सूबा जहाँ से तहरीक इंसाफ की 9 साला दौर इक़्तिदार तकरीबन अब 10 साल हो गए, 10 साला दौर इक़्तिदार ख़त्म होने जा रहा है, ये कर्जे बढ़कर 887 अरब रुपए हो गए। तकरीबन 800 अरब रुपए का इजाफा इन कर्जों में पिछले 10 साल के अरसे के दौरान हुआ। ये 800 अरब रुपए यानी मकरूज इस सूबे को बना दिया गया। जो क़याम पाकिस्तान से लेकर 2013 तक तकरीबन 100 अरब के कर्जे थे वो 10 साल के अंदर 800 अरब से मजीद बढ़ गए। ये सूबे में गवर्नेंस की जो पिछले 10 साल में सूरत हाल रही वो बद से बदतर होती गई। हर साल की ऑडिट रिपोर्ट्स आई, उसमें मजीद इंकशाफात हुए। नैब ने कुछ मेगा करप्शन केसेस उठाए लेकिन उन केसेस में कोई केस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सका। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कुछ अहम केसेस को लेकर बैठी हुई है और नैब को ये टास्क दिया गया है कि आप विद इन अ टाइम फ्रेम 6 महीने साल के अंदर इन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। उधर ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इंकशाफात हुए इस साल भी कि तकरीबन 44 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियां खैबर पख्तूनख्वा में हुई। लेकिन इन सब के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली जो तहलील होने जा रही है, जो अब से कुछ देर कबल फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि आज रात ही तहलील हो जाएगी, यानी समरी मूव कर दी जाएगी गवर्नर को इस तहलील की। इस असेंबली की तहलील से पहले क्या कोई पूछेगा, कोई सवाल होंगे इस हुकूमत ने जो बदउनवानियां मुबैना की, क्या जो मुबैना करप्शन हुई, बेज़ाब्तगियां हुई, से सवाल जवाब होगा या नहीं होगा। जाते जाते भी काबीना का अलविदाई इजलास हुआ और इस इजलास में भी कुछ अहम फैसले हुए। तैनातियों के हवाले से, PST स्कूल टीचर्स की तैनातियों के हवाले से, अपग्रेडेशन के हवाले से कुछ अहम फैसले हुए। सूबाई वुज़रा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ देर कबल जो उन्होंने क्या कहा, क्या अहम फैसले इस अलविदाई इजलास में जाते जाते कर दिए हैं, जिसका इतलाक जो है वो जुलाई 2023 से होगा। जरा आपको सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। लेट्स हियर दिस काबीना के फैसले। इसमें सबसे पहली अपग्रेडेशन जो तादाद में सबसे ज़्यादा है वो PST जो हमारे प्राइमरी टीचर असातिज़ा हैं, जिनसे हमने कमिटमेंट की थी और हम समझते हैं कि उनकी ये ज़रूरत थी और उनका हक था और बाकी सूबों में भी था। तो आज हमने जो उनका बेसिक स्केल है प्राइमरी टीचर का वो 12 ग्रेड में था, वो आज काबीना ने मंजूरी दी है और आइंदा के लिए वो 12 की बजाय 14 ग्रेड में इंशाल्लाह उनकी बेसिक जो इंडक्शन होगी वो होगी। दूसरी बात यह है कि इनकी तादाद है तकरीबन कोई 51,736 के करीब है। इसके साथ साथ जो 12 में इस वक्त हैं, 12 ग्रेड में जो अभी भर्ती हुए हैं या चंद सालों से भर्ती हुए हैं, वो आने वाले 1 जुलाई को इंशाल्लाह, इसी साल के 1 जुलाई को उनकी अपग्रेडेशन हो जाएगी इंशाल्लाह और वो 12 से 14 में चले जाएंगे। ये 51,700 हैं और BPS 14 में जो हैं वो ग्रेड 15 में 1 जुलाई को चले जाएंगे। इनकी तादाद कोई 18,000 के करीब है और इसके साथ साथ जो 15 में हैं वो 21,300 के करीब हैं, जो कि 15 से 16 में 1 जुलाई को चले जाएंगे। तो नाज़रीन ये फैसले हुए आज के दिन, यानी काबीना का अलविदाई इजलास भी और इस इजलास के अंदर भी कुछ तैनातियों के हवाले से अहम तरीन फैसले होते रहे। ये मजमूई तादाद 1,30,000 बनती है जिन असातिज़ा की अपग्रेडेशन हुई है और इसके साथ कुछ और अहम फैसले भी हुए हैं। जाते जाते अपोजिशन ये भी इल्ज़ाम लगा रही है कि कुछ अहम फाइलें छुपाई जा रही हैं, कुछ फाइलों पर दस्तखत हो रहे हैं, कुछ समरीज मूव हो रही हैं। ये जाते जाते खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, यानी अगर ये असेंबली तहलील होने जा रही है तो क्या कोई गड़बड़ हो रही है, इसका शुबा है या नहीं है, ये भी प्रोग्राम में सवाल उठाते हैं। अहमद कुंडी साहब प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मेंबर सूबाई असेंबली खैबर पख्तूनख्वा के प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। जान अचकज़ई साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। खादिम हुसैन साहब अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा साथ होंगे। अहमद साहब आपकी तरफ चाहूंगा पहले, ये जाते जाते जो फैसले काबीना ने किए हैं कि जुलाई 2023 से इनका इतलाक होगा, क्या इन फैसलों की हैसियत है? आप लोग किस नजर से इन फैसलों को देखते हैं और क्या ये वाकई जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? अब तक आपको एतबार हुआ है बतौर अपोजिशन? मैं सिर्फ इतना गुजारिश करता चलूं, जिस तरीके से आपने देखा जो आज काबीना का एक लंबा चौड़ा एजेंडा, जिनको पता चल चुका है जो भाई हमारी आखिरी आज दिन है और जिस जल्दी से ये लोग समरिया और पोस्टिंग ट्रांसफर्स कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं शायद आने वाले अवामी इंतखाबात में या आने वाली अवामी अदालत में ये चीज़ इनको बचा लेंगी।
जो चीजें आज इन्होंने की हैं इनके बारे में हम वक्तन फवक्तन इनको कहते रहे जो भाई यार ये चीजें आप लोग करें, लेकिन आज जब इनकी हुकूमत खत्म हो रही है जिसका मुआशी इम्पैक्ट अगली हुकूमत पे पड़ेगा, आज इन्होंने अपनी पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए आज उनको एजेंडा में मंजूर किया। मेरे ख्याल में ये लोगों को बेवकूफ बनाने के मुतरादिफ है। आप मुझे ये बताएं, जो लोग जिस सहारों के थ्रू आए थे इन हुकूमतों में, उनको यकीन है जो अब वो सहारे खत्म हो चुके हैं। हमारे खैबर पख्तूनख्वा में मशहूर केसेस इनके जो है, आप पहले BRT देख लें, 100 अरब के करीब इन्होंने एक उस सूबे, गरीब सूबे का जाया किया BRT की सूरत में। और फिर क्या हुआ जब इसके ऊपर इंसाफ और एहतसाब की बात आई, आज भी हाई कोर्ट की जजमेंट सेठ वकार साहब की पड़ी हुई है, जो इन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुप के, जो लोग कहते थे हम इंसाफ के दावेदार हैं, हम रियासत मदीना के ठेकेदार हैं, वो आज सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे हुए हैं। वो बिसाखियां खत्म हो चुकी है। इसी तरह इनका सोनामी प्रोजेक्ट, इसी तरह मालम जबा प्रोजेक्ट। लेकिन मैं आपको एक बात यकीन से कहता हूँ, ये चीजें तारीख का हिस्सा है और तारीख अपना फैसला करेगी। ये जितने भी काबीना के इजलास कर लें, जितने भी ये अपने आप को छुपाने की कोशिश करे इदारों के पीछे, इनकी ये बदउनवानी, इस सूबे के साथ ज्यादती, और खासकर आप देख लें आज खैबर पख्तूनख्वा में चतराल से लेकर वजीरिस्तान तक जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, एक वजीर में हिम्मत नहीं है जो वो आवाज उठा सके इस बदअमनी के खिलाफ। एक वजीर में भी या किसी सूबाई तर्जमान में ये हिम्मत नहीं है जो आके लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर वो कम अज कम हमारे गरीब सूबे में जिस तरीके से शहरियों को, लोगों को मिलिटेंट्स के रहमो करम पे छोड़ दिया गया है, मेरे ख्याल में इस सूबे के साथ जितनी ज्यादती हुई है उसका एहतसाब होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। आपने जो बात बड़ी अहम की है, आप ये कह रहे हैं कि एक तरह से ये एक लैंडमाइन बिछा के जा रहे हैं, ये वो फैसले जो पहले हो जाने चाहिए थे नहीं कर रहे हैं, और आगे वालों के लिए लैंडमाइन बिछा के जा रहे हैं ऐसे फैसले करके जिसका फाइनेंशियल बर्डन अगली हुकूमत पर आने वाला है। तो ये पॉपुलर डिसीजंस क्या इनको इलेक्शन में फायदा दे सकेंगे जो आज इन्होंने किए हैं असातिज़ा के हवाले से या दीगर फैसले? सफियान साहब, ये अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ है। लोग बड़े समझदार हो चुके हैं, लोग आजकल सोशल मीडिया का दौर है। आप आखिरी काबीना में वो इकदाम कर रहे हैं, 1 लाख के करीब लोगों को ये अपग्रेड करने जा रहे हैं, जो कि हम इनको वक्तन फवक्तन कहते रहे जो आप करें। 1 जुलाई से क्यों हो रहा है? इनको पहले करना चाहिए था। PST टीचर है वो 12 से 14 करने जा रहे हैं जिसकी तादाद 50,000 है। इसी तरह 14 से 15 करने जा रहे हैं जिनकी तादाद 20,000 है। 70-80 हजार लोगों को प्रमोट कर रहे हैं इस आखिरी वफाकी काबीना में, जिसका इम्पैक्ट अगली गवर्नमेंट के ऊपर पड़ना है। कहने का मकसद ये है, ये तो आप एक मॉरली नाइंसाफी कर रहे हैं, वो फैसले करने जा रहे हैं जिसका इम्पैक्ट मुस्तकबिल में पड़ेगा। तो कहने का मकसद ये है, ये कोई बगैर मतलब है गैर सियासी किस्म के लोग इकट्ठे हो चुके हैं जिनका मेरे ख्याल में आज इनके आप चेहरे देख लें तो इनको अपनी सियासी मौत नजर आ रही है आज काबीना के। और जिस तरीके से इन्होंने कोशिश की है, आज भी इनके वकील वहां पे बनी गाला में बैठे हुए हैं और अपना मुकदमा लड़ने के लिए जो खुदारा हमें कुछ वक्त दिया जाए, जो ये असेंबली अपने टाइम पूरा करे या कुछ दिन और दिए जाए जो हम अपने मामलात को सुधार लें। अहमद साहब ये बताएं कि ये तो दुरानी साहब ने भी कहा, अकरम दुरानी साहब ने, और भी लोगों से इत्तलात आई कि कुछ सूबाई वुज़रा ने राब्ता किया, हुकूमत ने राब्ता किया अपोजिशन के कुछ मेंबरान से, क्या आप तहरीक अदम एतमाद लिए हैं? आपकी पार्टी से, आपके मेंबरान से हुकूमती सतह पर आपको राब्ता कुछ ऐसा हुआ कि ये लोग चाह रहे थे पीछे से कि आप तहरीक अदम एतमाद लेकर आ जाएं? ये बात, इसकी तस्दीक हुई है, ये हुआ है हकीकत में अहमद साहब? देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको मेरे ख्याल में पब्लिक करना बेहतर नहीं होता, लेकिन मैं फिर गुजारिश करूं, ये किसको धोखा देते हैं? बात कहने का मकसद ये है, हम तो आज जश्न मनाने के प्रोग्राम में जिस दिन ये समरी भेजेंगे ताकि इस सूबे को निजात मिल जाएगी, इस सूबे की गैर सियासी लोगों से जान छूट जाएगी। और मैं आपको एक बात करूं, देखिए इस टाइम बड़ी हमारे सूबे की बुरी हालत है, मेन स्ट्रीम मीडिया से भी हमारा गिला है, जो हमारे चतराल से लेकर वजीरिस्तान तक लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए जिंदगी से इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है। Exactly. आज हमारे सूबे में अवाम को, शहरियों को अपनी हालत पे छोड़ दिया गया है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं आज ये आपके फोरम से ये गिला
वफाकी हुकूमत से भी हम करते हैं, ये गिला हम सूबाई हुकूमत से भी करते हैं। सूबाई हुकूमत की ये मैंडेट है और हमारा गिला ये नहीं है जो ये हमें बचा ले, कम से कम हमारे जख्मों के ऊपर मरहम तो रखें। हम लड़ना भी जानते हैं, हम अपना मुकदमा भी लड़ सकते हैं और हम अपने बचाव भी इंशाल्लाह कर सकते हैं। हमारे लोग बहुत समझदार हो चुके हैं, लेकिन कम से कम हमें ये गिला है मीडिया से जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के ऊपर आप लोगों का एक प्रोग्राम भी नहीं आ जाए, कोई ऐसी सीरियसनेस नहीं है, संजीदगी नहीं है। हम आपसे नताइज भी नहीं मांगते, हम चाहते हैं जो सूबाई हुकूमत या मरकजी हुकूमत हमारे कंसर्न्स को, हमारे सिचुएशन को सीरियस ले। सिक्योरिटी और जिंदगी से बढ़ के कोई बात नहीं है। मैं आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मैं आई एग्री 100% विद यू। लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद सर हम हाथ जाने सकते हैं आपका भी मौक़िफ़ सियासी सूरत हाल में होने क्या जा रहा है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने अभी कुछ देर पहले कहा है कि आज ही रात ये मामला हो जाएगा। उससे पहले सूबाई हुकूमत भी कह चुकी है, क्या उससे पहले कोई एहतसाब होगा? ये सवाल भी उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में बदलती हुई सियासत पर भी बात करते हैं। खैर पख्तूनख्वा की असेंबली की तहलील के बारे में कुछ देर कबल फवाद चौधरी साहब आए थे, उन्होंने बताया था कि समरी मूव कर दी गई है, यानी समरी मूव जो है वो कुछ देर में हो जाएगी और गवर्नर केपी को मिलेगी और 48 घंटे के अंदर असेंबली तहलील हो जाएगी। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा था जरा ये सुना देते हैं नाज़रीन को, इसके बाद होने वाली डेवलपमेंट बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब ने कुछ देर कबल क्या कहा था? जो है अब से कुछ देर के बाद खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली की तहलील जो है वो हो जाएगी और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली की जो तहलील की समरी है वो अब से कुछ देर के बाद खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला गवर्नर साहब को भिजवा देंगे। मैं गवर्नर साहब से उम्मीद करता हूं कि वो आइन के ऊपर अमल दरामद करेंगे। तो ये हुआ था, उसके बाद हमने देखा कि 35 अरकान असेंबली के इस्तीफे मंजूर हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये एक धचका या सरप्राइज जरूर लगा होगा। जान तक साहब, ये जो हुकूमती मूव है, जो असेंबली के इस्तीफे मंजूर हुए हैं तहरीक इंसाफ के, आप इसको क्या एक खौफ देखते हैं या आपको लगता है एग्रेसिवली और बड़ा आउट ऑफ द क्रीज आके खेला है गवर्नमेंट ने, या ये आउट ऑफ फेयर मूव हुआ है, डर की, अदम एतमाद के खौफ की वजह से ही मूव हुआ है? जान साहब देखिए, ये बहुत ही बोल्ड, एग्रेसिव और पुरएतमाद मूव है, इसमें कोई शक नहीं है। इसका मतलब है कि हुकूमत जो पीटीआई का या इमरान खान का दबाव था, प्रेशर था, उससे निकल आई है। इसका मतलब है जो नफसियाती तौर पे इन्हें महसूस हो रहा था हुकूमत को कि समहाउ पीटीआई जो है वो सिस्टम में रहे और जमहूरियत के नाम पे वापस आए, अब हुकूमत चाहती है कि इनको सिस्टम से पूरा आउट करें, क्योंकि खुद पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने ऐसे काट के लिए कि अब तकरीबन वो सिस्टम से आउट हो रहे हैं। इन्होंने पंजाब असेंबली तोड़ के अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, हुकूमत से निकल गए। अभी केपीके में अपनी हुकूमत को गिरा के या सिस्टम से निकल जाएंगे। इसी तरह कराची में जो इलेक्शन हुए पीटीआई तीसरे नंबर पे आई है। इसका मतलब ये कि इसका ग्राफ बहुत नीचे आया है। इसका मतलब ये कि मजमूई तौर पे पीटीआई के लिए एक सेटबैक हर तरफ से है। तो आज के 35 एमएनएस का निकल जाना कौमी असेंबली से, उनके इस्तीफे मंजूर करना, इसका मतलब आइंदा 3 महीनों में तो यानी ज़मीनी इलेक्शन मिलेगा, लेकिन कौमी असेंबली का इलेक्शन नहीं मिलेगा, यानी जनरल इलेक्शन नहीं मिलेगा, और वो भी निगरान हुकूमतों के नीचे ये इलेक्शन होंगे। लिहाजा हर तरफ से पीटीआई के लिए ये फैसले सूदमंद नहीं है, नुकसानदेह है। लेकिन दूसरी तरफ ये आपको लगता है कि क्या हुकूमत को खौफ था कि कोई अदम एतमाद अगर आती है तो उसके अरकान और एमक्यूएम के 6 या 7 वोट और उसके अलावा उसके अपने अरकान आगे पीछे हो सकते हैं, और इस खौफ में आकर हुकूमत ने फैसला किया ताकि उसको 3 महीने की और लाइफलाइन मिल जाए? क्या ये खौफ की वजह से तो नहीं था मूव जो आज हुआ है? जहां साहब नहीं, ये मजबूरी तौर पे अब हुकूमत को लग रहा है कि इमरान खान लाडला नहीं है। सिस्टम के कुछ लोग जो माजी में उनके साथ थे वो अब नहीं रहे। अब हुकूमत को ये फैसला उन्होंने किया है कि हमने अगर इनको इलेक्शन में फेस करना है, जनरल इलेक्शन में, तो बोल्ड फैसले करने होंगे। पीटीआई को कंटेन करना होगा, इमरान खान को इस पूरे सिस्टम से आउट करना होगा। तो ये इस्तीफे इन्हें पहले कबूल कर देने चाहिए थे, क्योंकि 9 महीने से जब इमरान खान चीख के कह रहे हैं
कि आप हमारे इस्तीफे कबूल करो, और हुकूमत कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। वो एक नफसियाती खौफ था। आज जो कदम है वो नफसियाती खौफ नहीं है, वो एक बोल्ड एग्रेसिव कदम है, जो एक मैसेज है इमरान खान के लिए कि अब आपके लिए जो टॉलरेंस था हमारा वो ख़त्म हो गया है, हम आपको इस सिस्टम से बाहर निकाल के फेंक देंगे। कौमी असम्बली भी शामिल है। अच्छा, और जहां साहब दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर असेंबली तहलील होने वाली है, वहां पर कुछ ऐसे फैसले हो रहे हैं। अकरम दुरानी साहब का मैं आपको शॉर्ट सुना देते हैं नाज़रीन। कुछ ऐसे फैसले या कुछ ऐसी समरीज मूव हो रही है जाते जाते, क्या किसी को बचाने की कोशिश है क्या नहीं, मैं इस पे आऊंगा, लेकिन सुनते हैं दुरानी साहब ने क्या कहा था। लेट्स से दिस उसके अहम तरीन बयान करता हूं। ना उम्र में था और उम्र से मैंने कहा और इंशाल्लाह वही आदमी हो गया जो हमने चाहा। मतलब ये मेरिट पे था, असल बात मेरिट की होती है और अभी भी इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। अच्छा, ये 3 नामों के हवाले से ये बताएं कि आया आपने खुद अपनी अपोजिशन से इस हवाले से मुशावरत करेंगे जी? अभी तो वो इस तरह है ना कि वो तोड़वा नहीं रहे ना, तो अपोजिशन तो तब हमें उससे जरूर रब्ता करूंगा, लेकिन जब वो समरी तो गए ना, अभी तो हमें यकीन नहीं है कि आज रात भी चले जाएगा, क्योंकि वो समरियां निकाल रहा है, वो फंड तकसीम कर रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के अभी भी ऑर्डर करवा रहा है, कमिश्नर के ऑर्डर हो रहा है, डीसी के ऑर्डर हो रहा है, अहम पोस्टिंग किया है और फाइलें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मैं ढूंढूंगा। वो अभी समरिया छुपाते हैं जो उन्होंने कुछ किया है, करप्शन की है, लेकिन इंशाल्लाह उसको हम निकालेंगे। और इसकी दिमाग में ये है कि मैं जल्दी जल्दी दस्तखत करूं समरियों पे, आप करें, लेकिन अल्लाह ताला भी जो आपकी आखिरी टाइम उसमें तौबा कबूल नहीं करता, तो आपकी जो आखिरी फाइल है ना वो इंशाल्लाह हम रद्दी की टोकरी में डाल देंगे। जहां साहब, और इसके साथ साथ आज काबीना का इजलास भी हुआ है, कुछ अहम तकर्री या तबादले भी हो गए। हमने एंटी करप्शन के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जाते जाते महमूद खान साहब तबादला करके जा रहे हैं, मालाकंड के डीसी को वहां का एंटी करप्शन का डायरेक्टर लगा दिया है। इसी तरह अपने पीएस स्पेशल जो सीएम सेक्रेटेरिएट है उसके स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, दीगर अहम तरीन तबादले करके, यानी ये नोटिफिकेशन आज में हो रहे हैं। असेंबली की तहलील से कबल कोई खौफ है वहां पर कि करप्शन पकड़ी जाएगी, कोई खौफ है नैब एक्टिव हो जाएगी, क्यों ऐसे फैसले कर रहे हैं जाते जाते, और ये क्या बौखलाहट का शिकार हो गए, क्या वजह है इस वक्त? देखिए, पहली बात तो ये तमाम फैसले जब निगरान गवर्नमेंट आएगी तो ये रिवर्स हो जाएंगे। पीटीआई के बारे में तासुर है कि 9 साल में सबसे करप्ट हुकूमत ये रही है। बहुत बड़े स्कैंडल, जिसमें मालम जबा का स्कैंडल, 1 अरब दरख्तों के नाम पे सबसे बड़ा जो लूटमार हुआ है, बीआरटी का स्कैंडल, और बहुत से ऐसे स्कैंडल्स हैं जिनकी शायद मिसाल नहीं मिलती। इसके हवाले से पूरा सिस्टम जो है एक कंप्रोमाइज हो गया था। नैब ने उनको कंसेशंस दिए, नैब ने कोई कार्रवाई नहीं की, एंटी करप्शन इदारे बैठ गए थे, तो एक कैप्चर था पूरे इदारों का पीटीआई की वसातत से। अब वो मरहला गुजर चुका है। इन्हें बहुत ही खौफ है कि जो भी स्कैंडल्स अभी आने वाले हैं उसकी तहकीकात होंगी, शफाफ तहकीकात होंगी, और लोग जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उनको सजाएं मिलेंगी। लिहाजा आज की ये जो कोशिश है तबादलों की, जिस तरह पंजाब में परवेज़ इलाही साहब जो वज़ीर आला नहीं रहे और निगरान वज़ीर आला हैं अभी, उन्होंने भी इसी तरह के फैसले किए, लेकिन इनके कोई वक़्त नहीं है, इनकी अहमियत नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड को आप छुपा नहीं सकते। मुझे यकीन है कि एजेंसियों के पास इनके जो भी इन्होंने कारनामे किए उनके 1000 सबूत होंगे, तो अपने ट्रैक्स को ये कभी भी इस तरह छुपा नहीं सकते। लिहाजा जो भी कार्रवाई उनकी आज है वो उसकी अहमियत जो है वो निगरान हुकूमत के आते ही खत्म हो जाएगी और ये तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग्स रिवर्स हो जाएंगे। सही। और आपको लगता है इलेक्शंस होंगे 3 महीने इन जगहों पर, या ये सिर्फ ज़मीनी इंतखाबात होंगे और सूबाई असेंबलियों के इलेक्शंस होंगे, या ये इलेक्शंस भी नहीं होंगे सूबाई असेंबलियों के? जहाँ साहब, देखिए, मुझे तो लग रहा है कि निगरान हुकूमत शायद लंबे अरसे के लिए हो। जो 3 महीने आईनी मुद्दत है उसमें शायद सुप्रीम कोर्ट से इन्हें कोई टाइम और एक्सटेंड करवाया जाए, ताकि जो कौमी असम्बली की मुद्दत है वो पूरी हो और उसके साथ पूरे मुल्क में सिमल्टेनियस इलेक्शंस हों। तो नहीं हो सकता कि कौमी असम्बली के इलेक्शंस जो भी गवर्नमेंट आएगी उनके नीचे होंगे, क्योंकि सूबाई हुकूमतों के लिए निगरान हुकूमत का जो फार्मूला इसीलिए कि पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन इम्पार्शल हों। तो अगर पार्टियों की हुकूमतें बैठी हों तो पाकिस्तान में कभी भी इम्पार्शल ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकते। अपोजिशन हो या कोई गवर्नमेंट की पार्टी एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहेंगे और ये लेजिटमेसी इलेक्शंस की सैंक्टिटी नहीं रहेगी। लिहाजा उसका एक तरीक़ाकार आइन में तो नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा सकता है और मुमकिन यही है कि मौजूदा हालात जो हैं, पाकिस्तान की माशी पोजीशन बिलखसूस और KPK में दहशत
दहशतगर्दी का जो इस वक्त लहर है जो स्प्रेड हो रही है, ये दो ऐसे मेजर रीजंस हैं जिसकी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट निगरान हुकूमत की टाइमिंग को बढ़ा सकती है। और मौलाना फजल रहमान साहब से पूछा गया, साफी से पूछा था और उन्होंने तकरीबन यही जवाब दिया था। क्या कहा था मौलाना फजल रहमान साहब ने, आपको जरा सुना देते हैं नाज़रीन। मौलाना फजल रहमान साहब से जब पूछा गया तो इलेक्शन होने जा रहे नहीं जा रहे, सियासत में क्या होने वाला है, ये सारे अहम सवाल, लेकिन सुनते हैं मौलाना साहब ने क्या जवाब दिया था। तो क्या समझते हैं आप, इंतखाबात अभी इस जो दो सूबों के होंगे नहीं होंगे दो सूबों के नहीं होंगे, तो हुकूमत यही रहेगी, वफाक में इलेक्शन नहीं होंगे इसका मतलब जान साहब, और ये निगरान सेटअप आ जाएंगे, इसको एक्सटेंशन मिल जाएगी और वफाक में यही गवर्नमेंट रहेगी इसका मतलब। ये गवर्नमेंट तो कमिटेड ये तो रहेगी मेरे ख्याल में, इसको कोई ख़तरा नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है, इसके अलाइज इंटैक्ट हैं, गिले शिकवे हर कोalition में होती हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ट्रेजेक्टरी है उसके लिए एक हुकूमत का मुसलसल होना, एक पाकिस्तान की जो आदमी इस्तेकाम की जो इस्तेकाम के लिए लवाजमात है उसका ज़रूरी हिस्सा है। लिहाजा IMF के साथ इसके क्रूशल मुज़ाकरात हो रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि यह हुकूमत जाने वाली है। और ये आपको बताते चलें नाज़रीन के, जिस तरह जहां साहब भी कह रहे थे कि हुकूमत 9 साल के अंदर जिसने कर्जों को बढ़ाया, उसके हजम को बढ़ाया, जिसमें बदउनवानी की दास्तानें हर तरफ से आई, जाते जाते भी असेंबली के अरकान सवालात उठा रहे हैं। इख्तियार वली खान साहब ने 1-2 रोज़ कबल सूबाई असेंबली खैबर पख्तूनख्वा में खिताब किया था और इसके अलावा भी वो बोलते रहे इस बारे में। उन्होंने क्या कहा था कि कितनी करप्शन हुई, क्या क्या सवालात उठाए उन्होंने। लेट्स से दिस कि उन्होंने क्या कहा था इख्तियार वली साहब ने। लेट्स से दिस। स्पीकर, सबसे बड़ी तकलीफ दे बात जो मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, मैं आपकी वसातत से इनको बताना चाहता हूं जनाब स्पीकर, रिलीफ के लिए आया हुआ सामान, आटा, घी, दाल, चावल, वो आज भी तहरीक इंसाफ के करते धरते उनके ओहदेदार, उनके नाज़म, उनके हुजरों में चला गया है। और आपको पता है, आपको बखूबी पता है 2010 में जब फ्लड आया था, वो हमारा एक्सपीरियंस है कि फ्लड रिलीफ के लिए, सैलाब ज़दगान के लिए, मुसीबत के मारे हुए लोगों के लिए जो सामान एक बार आ जाए वो हुजरों में और गोदामों में चला जाए तो जनाब स्पीकर वो फिर वापस नहीं निकलता। वो लोग उसको, वो फिर बाजारों में पहुंच जाता है, उसकी मंडी लग जाती है। तो ये वो हुकूमत है जो आज खत्म अगर होने जा रही है। अगर ये वो समरी मूव हुई है और ये अगर हुकूमत तहलील होती है, असेंबली तहलील होती है, हुकूमत खत्म होती है कि जिसने सैलाब ज़दगान के मुतासरा जो रिलीफ उनको मिला था उस तक को नहीं छोड़ा, ये वो हुकूमत है जिसने उस तक को नहीं छोड़ा। जाना चाहिए साहब, यहां तक मामला चला गया। आप कह रहे हैं एजेंसीज के पास सारा रिकॉर्ड है, तो एजेंसीज के पास तो सालों से रिकॉर्ड पड़ा है, BRT और सारे मेगा करप्शन केसेस, हुआ कुछ नहीं है। अब कुछ होगा या एहतसाब होगा इनका, आपको लगता है? देखिए, माज़ी करीब में हम सबको पता है कि किस तरीके से इमरान खान के बारे में उम्मीद एक लगाई गई थी कि शायद वो पाकिस्तान की जो रिवायती सियासी पार्टियां हैं उनके मुकाबला अच्छा परफॉर्म करें, और इस हवाले से बहुत से इदारों को भी ये उम्मीद थी कि शायद वो पाकिस्तान की ज़रूरत को पूरा कर सके और अच्छे लीडर के तौर पर आए। लिहाजा उनकी बहुत सी कमज़ोरियों को इग्नोर किया गया, उनके लिए बहुत से काम आसान किए गए, उनके बिल्स पास हुए, उनके असेंबली में आदमी तमाम जो है वो यानी कामयाब करवाए गए। तो एक उसके पीछे इंटेंशन यही था कि शायद मुल्क के इंटरेस्ट के लिए एक ऐसे शख्स को प्रॉप अप किया जाए जो अल्टीमेटली पाकिस्तान के इंटरेस्ट को बढ़ावा दे और मफादात को आगे बढ़ाए, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन नाकाम हो गए। अब पॉलिटिकल तमाम इदारे हैं, उम्मीद यही है कि जो नैब है, बाकी एंटी करप्शन के इदारे हैं, वो भी पॉलिटिकल हो गए हैं और वो भी सही मायनों में जो करप्शन की दास्तानें PTI की हुकूमत रकम कर चुकी है, चाहे वो पंजाब में बुज़दार साहब का दौर है या महमूद खान का KBK में दौर है, उनका एहतसाब, बेरहमाना एहतसाब करे और उनको इबरत का मिसाल बनाए कि जिस तरह से हुकूमतों ने लूट मार का बाजार गर्म किया था, उनका इहाता किया जा सके, उनका कला कमा किया जा सके और आने वाले सियासी पार्टियों की हुकूमतों के लिए एक मिसाल कायम हो सके। ये हम सब की पाकिस्तानियों की हैसियत से एक उम्मीद है कि तमाम इदारे पॉलिटिकल हो के इनका
का एहतसाब करेंगे। तो इतना तोशा खाना में भी केस नहीं बढ़ रहे आगे, बाकी मामला भी रुके हुए हैं जान साहब, तो आपको उम्मीद है कि ये केसेस आगे बढ़ेंगे और नए केसेस खुलेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में अरबों रुपए का हिसाब किताब लिया जाएगा? और ये नैब लेगा, ये वाला नैब लेगा, कोई और लेगा? कौन लेगा ये हिसाब किताब? ये वफाकी हुकूमत लेगी, कौन लेगा? देखिए ये सारे इदारे जो है नैब कंप्रोमाइज़ हो गया था, अभी उम्मीद यही है कि नैब के स्पाइन जो है वो बहाल हो जाएंगे और बाकी जो ये इदारे जिसको एंटी करप्शन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें FIA भी शामिल है, उनकी जो इंटेंशन है और कैपेबिलिटी है वो रिस्टोर हो जाएगी और जो फाइलें हैं, जो करप्शन के सबूत हैं, उनके पीछे जाएंगे। अभी तक तो सारे करप्शन के फाइलों को दबा दिया गया था, सर्द खाने में फेंक दिया गया था, लेकिन अब उम्मीद यही है कि इनका इंसेंटिव नहीं है कि इमरान खान को बचा सके, इमरान खान को लाडला के तौर पे जो है वो सिस्टम के सामने पेश कह रहे हैं कि मुश्किल है ये बचे। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलविदाई खिताब करते जा रहे हैं लोगों से, उन्होंने खिताब में क्या कहा नाज़रीन को जरा सुना भी देते हैं और फिर जहां साहब ये तो अलविदा लगे रहे कि और एंटी करप्शन में तबादले भी कर रहे हैं, लेकिन पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था। लेट्स हियर क्या कहा था। एज अ चीफ मिनिस्टर इस दौर का ये जो दौर हमारा कंप्लीट हो रहा है, मैं एज अ चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान आपके साथ मैं इस टेन्योर की बात कर रहा हूँ, आखिरी मुलाकात हो। इसके बाद इंशाल्लाह हम इलेक्शन में जाएंगे और उम्मीद अपने रब से है और जो हमारी परफॉर्मेंस रही है खैबर पख्तूनख्वा में और जो आजकल खान साहब का इमेज है और जो उनकी परफॉर्मेंस है, तो जो सामने चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम दोबारा पूरे पाकिस्तान में 2/3 अक्सरियत से आएंगे इंशाल्लाह। ये 2/3 अक्सरियत ख्वाब पूरा हो सकेगा जाना चकरी साहब? देखिए ये ख्वाब चकनाचूर हो गया और उसके इब्तिदा कराची से शुरू हो गई। कराची को स्वीप किया था PTI ने 2018 में, लेकिन अब वो तीसरे नंबर पर बलदियाती इंतखाबात में आ गए हैं। इसी तरह इनकी जो हुकूमतें हैं जिन्होंने माजी में धांधली की है, ज़मीनी इंतखाबात में PTI को जितवाया है, वो हुकूमतें अब नहीं रहेंगी। लिहाजा अब हुकूमतों के लिए, सिस्टम के लिए इमरान खान लाडला नहीं रहा। इसके जो मिथ है पॉपुलरिटी वाला, वो जो है वो बस्ट हो जाएगा और PTI को जो है माजी में 3.5 साल में जो उन्होंने वर्स परफॉर्म किया है, अवाम उनकी को इस परफॉर्मेंस का सजा देंगे। बहुत शुक्रिया जान असगरी साहब आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और सूरत हाल पेश किया। इससे पहले अहमद करीम कुंडी साहब प्रोग्राम में साथ थे और हमसे बात की। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील होने जा रही है, इससे पहले क्या कड़ा एहतसाब होगा और साथ साथ असेंबलियों से इस्तीफे मंजूर हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। आपका फीडबैक मौसूल होगा फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर देखते रहेगा। अब तक बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।